आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वेनका की चिट्ठी। वेनका की चिट्ठी एक कहानी है। कहानी हम किसे कहते हैं? ये एक प्रकार की रचना होती है जिसमें फिक्शनल चीज़ें होती हैं, जिसमें काल्पनिक चीज़ें होती हैं कि कल्पना में है और वो फिर हमने लिखा है। इसके जो पात्र होते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव एक रूस के रहने वाले लेखक थे, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। 29 जनवरी 1860, 1860 29 जनवरी को, 29 जनवरी। ये रूस के तगानरोग नगर में पैदा हुए थे। जिस जगह पे पैदा हुए थे उसका नाम था तगानरोग। ये एक दुकानदार परिवार से आते थे। इन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में अक्सर शोषण के ऊपर लिखा गया है। इनकी रचनाओं में हमें शोषित वर्ग और शोषक वर्ग के बारे में जानने को मिलता है। तो शोषण का अर्थ यह होता है कि जब अमीरों द्वारा गरीबों को दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे काम लेकर के उनका हर्जाना नहीं दिया जाता, पैसे नहीं दिए जाते, तो इसको हम लोग शोषण के नाम से जानते हैं। इसमें एक जो पावरफुल आदमी है वो दूसरे गरीब या कमज़ोर व्यक्ति पे दबाव डालता है, उसको परेशान करता है। तो उससे रिलेटेड इनकी कहानियाँ और इनकी रचनाएँ होती हैं। तो आइए आज हम वेनका की चिट्ठी को पढ़ते हैं। क्रिसमस से पहले की शाम थी। एक 9 वर्षीय बालक वेनका जुको दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। उसका मालिक आलियाखिन, जो पेशे से मोची था, वह और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। तो वेनका जो है, वेनका जुको, वो इस कहानी का मुख्य पात्र है और वो एक अनाथ बालक है। तो ये कहानी एक ऐसे अनाथ बालक के रूप में है जो बहुत कम उम्र में अपना पेट पालने के लिए पैसे कमाने चला जाता है। जिस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वैसे समय में वो 9 वर्ष का है वो बच्चा, और मात्र 9 वर्ष की आयु में घर से दूर रह करके वो काम कर रहा है। काम करने के साथ साथ उसे अनेक परेशानियां भी हैं। उनसे रिलेटेड ही एक कहानी है जिसमें कि वो अपने दादाजी को पत्र लिखते हुए अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है। तो कहानी की शुरुआत में हमें ये चीज़ें पता लगती हैं कि 9 वर्ष का है बालक वेनका जुको, जो आज का दिन भर का काम, जिस दिन ये कहानी लिखी गई है क्रिसमस के पहले वाली शाम को, उस दिन वो पूरे दिन काम करता है मोची के यहाँ। जिसके यहाँ वो काम करता है उसका नाम है आलिखियान और वो एक मोची है। तो आलियाखिन नाम है उसका, के यहाँ काम करते हुए सुबह से शाम तक काम कर रहा था। और शाम को भी वो अपनी जगह से उठा नहीं है, अभी भी वो वहीं पर है, क्योंकि उसके मालिक और मालकिन जो हैं वो गिरजाघर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं पूजा करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, और वो इंतज़ार में बैठा है कि वो कब जाएंगे। तो मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात और घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज़ को ज़मीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। जैसे ही मालिक गया, अलमारी से उसने स्याही, नीब, पेन, ये सभी चीज़ें निकाली, कागज़, और उस पर कुछ लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से देखा। विस्फारित यानी फाड़ के, जो कहते हैं ना, आंखें फाड़ के देखना। तो वो कुछ लिखने से पहले ना आसपास देख लेना चाहता था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन तय किया और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। तो फाइनली जब चेक कर लिया उसने अपने चारों तरफ ऐसे देख करके कि कहाँ कोई है तो नहीं, फिर वो लिखना शुरू करता है। तो वो लिखता है, मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे न पिता हैं और न ही माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है और सबसे पहले लाइन में क्या लिखता है कि मेरे प्यारे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन, आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि मेरे ना माँ हैं ना मेरे पिताजी हैं। वेनका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो गया। जैसे ही उसने अपने दादा के बारे में लिखा तो उसके दादाजी उसके नज़रों के सामने दौड़ गए। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन, अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न यानी कि बिल्कुल मग्न होकर के काम करना, कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसाता, लाठी ठोकता, चौकन्ना कॉन्टेस्टाइन। तो कॉन्टेस्टाइन जो उसके दादाजी थे, उनकी उम्र 65 साल हो गई थी, दुबले पतले थे, वो छोटे से कद के थे और एक कोठी की चौकीदारी करते थे। हालांकि वो काम में बहुत मुस्तैद रहते थे, बहुत मग्न रहते थे और बहुत ही निष्ठा के साथ काम करते थे, यानी मन लगा के काम करते थे। और साथ ही साथ वो हंसमुख आदमी भी थे, लाठी ठोकते हुए, सबको चौकन्ना करते हुए, हंसते हंसाते अपना काम करते थे।
ये हो गया उनके दादा का कैरेक्टर स्केच। अब आगे बढ़ते हैं। वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। क्योंकि वो अपने दादा के बहुत करीब था, उसे पता था कि कल जो है क्रिसमस है, तो आज शाम को वो चर्च के बाहर अपने कुछ बूढ़े दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदनी से चमकते पेड़ और बर्फ़ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगीं। उसने खिड़की से जब बाहर देखा तो रात थी, अंधेरा था, क्रिसमस का समय था, तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, चांदनी भी थी, तो सभी घर चमक रहे थे, पेड़ चमक रहे थे, बर्फ़ की फुहारें बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। ये सभी चीज़ें देख के उसे खुशी हुई, अच्छा लगा। प्रकृति की सौम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। और प्रकृति इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसके मन से जो उदासी है वो थोड़ी देर के लिए चली गई और वो दोबारा से लिखने बैठ गया। दादाजी, मॉस्को बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं हैं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं है। यहाँ पर किसी को भी समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन रात नहीं घूमते। अब वो दादाजी को मॉस्को के बारे में बता रहा है, जिस शहर में काम करने के लिए उसको भेजा गया है। कि मॉस्को जो है शहर तो बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लेकिन ये लोग सज्जन और सौम्य नहीं हैं, यानी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अमीर लोग हैं, घोड़े से ट्रैवल करते थे। तब 1860 में इनका जन्म हुआ है लेखक का, 1904 में इनका देहांत हुआ। तो ये कहानी उस वक्त लिखी गई थी जब घोड़ा गाड़ी या घोड़ा ही होता था ट्रैवल का इकलौता माध्यम, यात्रा का इकलौता माध्यम। वो ये भी बताता है कि शहर के बीच में भेड़ नहीं है, क्योंकि शहर के बीच में कोई गडेरिया भेड़ तो पालेगा नहीं। यहाँ पर समूह में गाने की आज्ञा नहीं है, यानी सभ्यता के नाम पे वहाँ पे बच्चे इधर उधर दौड़ते नहीं हैं। वहाँ पे बच्चे गाना वाना नहीं गाते, जैसा कि जो ये बच्चा है अपने गांव में किया करता था। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। अब जो है ये अपनी परेशानियाँ बता रहा है कि शहर के साथ साथ जिसके यहाँ वो काम करता है वहाँ भी खाने को ढंग से नहीं मिलता, थोड़ी सी रोटी मिलती है बस। और रात भर जो उसका मालिक का बेटा है वो रोता रहता है और इसे उसका ख्याल रखने के लिए पालना हिलाना पड़ता है, जिससे वो सो भी नहीं पाता और दिन भर इसे काम भी करना पड़ता है। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ता लटका कर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई है। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती, तो मेरी भी काया पलट हो जाती। ये जब उस शहर के अपने मालिक के घर के आसपास के बच्चों को देखता है तो देखता है कि वो बच्चे सुबह सुबह स्कूल बैग लेकर के स्कूल जा रहे हैं। उनकी माँ उनको छोड़ने जा रही हैं, दूर तक देख रही हैं जब जा रहे हैं तो। और इसकी माँ भी नहीं है, अपनी माँ को भी मिस कर रहा है, साथ ही साथ स्कूल जाना भी मिस कर रहा है। इसका स्कूल जाने का मन है, तो ये कहता है अपने दादाजी से कि अगर आपने मुझे गाँव बुला लिया तो मैं वहाँ स्कूल जाऊँगा। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ़ की और फिर लिखने लगा। जब ये सभी चीज़ें लिख रहा था कि किस तरीके से और बच्चे पढ़ने जाते हैं और किस तरीके से वो दुखी है, उसकी माँ को भी याद किया उसने, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ़ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आना चाहता हूं, पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा, आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। अब ये इतना परेशान हो चुका है अपने घर से दूर, एक शहर में अकेला, जहाँ पे इसको ढंग से खाने को नहीं मिल रहा, सोने को नहीं मिल रहा, कि ये अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि आप मुझे ले चलिए, मुझे वहाँ आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो ये भी बताता है कि मेरे पास जूता नहीं है, बिना जूता के मैं बर्फ़ में नहीं चल पाता हूँ, मुझे गाँव आना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, आप मुझे ले जाइए। और ये भी कहता है कि गाँव में मैं काम ढूंढ लूँगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ काम मिल जाए ताकि आपकी सहायता हो जाए, आपकी मदद हो जाए। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वो ये भी कहता है कि कल जब क्रिसमस पे आपके मालिक के यहाँ क्रिसमस का पेड़ सजेगा तो उसमें से एक अखरोट ले लेना और ले जाके मेरे घर में जो मेरा बक्सा है उसमें रख देना। और उसको ये विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मालिक की जो बेटी है ओल्गा जिसका नाम है, वो इसके लिए एक अखरोट ज़रूर देगी।
वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। अब एक बार फिर से जब वेनका ने लंबी सांस ली तो पुरानी स्मृतियां दौड़ गईं, यानी पुरानी यादें उसे याद आ गईं कि कैसे वो जंगल जाया करता था क्रिसमस का पेड़ लाने अपने दादाजी के साथ। चारों तरफ बर्फ़ होती थी। जब कभी वह बर्फ़ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते। यानी बर्फ़ पे चलते हुए जब वो गिर जाता, छोटा बच्चा था, तो दादाजी हंसते थे ज़ोर से और उसे गोद में उठा लिया करते थे। दादाजी क्रिसमस का पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। जब वो पेड़ काट रहे होते तो भी वेनका के साथ खूब मस्ती करते थे। सहसा कोई खरगोश वहाँ से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो, इस छोटी दुम वाले शैतान को पकड़ो। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। तो जब वहाँ से कोई खरगोश गुजरता तो वो फिर हंसी मजाक करते थे, उनके पीछे भगाते थे वेनका को खरगोश के पीछे। वेनका फिर गिरता था, फिर दोनों हंसते थे। तो ये सारी यादें उसके मन में दौड़ गईं। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते, फिर वहाँ से पेड़ काट करके दादाजी जो है क्रिसमस का पेड़ उसके मालिक के घर ले जाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ नहीं रही तो दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखिन के पास भेज दिया। यानी कि जब इसकी माँ थी तो माँ भी वहाँ नौकरानी का काम करती थी, जहाँ दादाजी अभी भी चौकीदारी का काम करते हैं। वहाँ पे ये लोग क्रिसमस का पेड़ लाया करते थे। वेनका, उसके दोस्त और जो मालिक की बेटी थी ओल्गा, ये सभी मिल के पेड़ सजाया करते थे। जो मालिक की बेटी थी वो वेनका को बहुत मानती थी, बहुत मिठाइयाँ खिलाती थी, अखरोट देती थी, साथ ही साथ उसने पढ़ना लिखना भी सिखाया था। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद, माँ के जाने के बाद दादाजी ने इसको शहर में, मॉस्को में आलियाखिन के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। ये सब याद करके वेनका का जो मन है वो फिर से भर गया, वो फिर से रोने रोने हो गया। दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे ले चलो, अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब आपका इंतज़ार है। तो अब वो पत्र का अंत करते हुए लिखता है कि अब बस मुझे ले चलो यहाँ से, और अब नहीं लिखा जाता है, मेरा हाथ दुखने लगा है। आपका पोता। वेनका ने कागज़ की 4 तहें लगाईं और उसे लिफाफा में डाला। तो वेनका ने खत लिखना बंद किया, उसको मोड़ा, 4 तह करके एक लिफाफे में डाल दिया और लिफाफे के ऊपर पता लिखा, गांव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। यानी कि उसे अपने गांव का पता भी नहीं मालूम था। उसने केवल इतना लिखा कि गांव में मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुँचा दी जाती हैं। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक की पत्र पेटी में डाल दिया। यानी कि कल जब वो मुर्गी की दुकान पे था तो उसे किसी आदमी से पता चला कि ये जो लाल डिब्बा है, जो कि पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें अगर चिट्ठी डाल दी जाए तो सही आदमी तक पहुंच जाती है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो पहुंचाने के लिए सही जगह पे पूरा पता लिखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन ये नादान बालक जो केवल 9 साल का है, उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा और केवल उस पर लिख दिया, गाँव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन, और खुशी खुशी उसे बॉक्स में डाल आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये दादाजी तक पहुँच जाएगा। घर आकर वो गहरी नींद से सो गया। उसे सपना आया। यानी जब वो घर आया तो आराम से सोया, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि उसके दादा तक पत्र पहुंच जाएगा। उसे सपना क्या आया कि चिमनी के पास खड़े उसके दादा उसकी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। तो दादाजी जो है उसके सपने में आए और उसने देखा कि चिमनी के पास दादाजी खड़े होकर अपने दोस्तों को, अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी भेजी हुई चिट्ठी जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी में क्या हमें दिखा, एक बच्चा जो अनाथ है वो किस तरीके से अपने बचपन को छोड़ करके, जब खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है, वो काम कर रहा है और किस तरीके से वो परेशान है। कितना मार्मिक जो एक पत्र होता है वो अपने दादाजी को लिख रहा है कि मैं परेशान हूँ, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। तो ये उसकी मासूमियत और ये उसकी मार्मिकता और ये उसके कष्ट को दिखा रहा है ये कहानी।